बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, कल कराची में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। आज जलसे से पहले जो मीटिंग हुई है पीडीएम की, उसमें दोबारा से मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी तरफ से इस्तीफ़ों की तजवीज़ जो है वो दी गई है और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं वो फौरी तौर पर पार्लियामान से इस्तीफ़े दें, बाहर आएँ और तहरीक चलाएँ। लेकिन सवाल यही है कि पहले पीपल्स पार्टी भी इसी बुनियाद पर अलग हुई। उनका मौक़िफ़ सामने आया कि इस्तीफ़े जो हैं वो हल नहीं है, वो आखिरी हरबा तो हो सकता है लेकिन पार्लियामान से निकलना इस हुकूमत को बाहर निकालने के लिए काफ़ी नहीं होगा, पार्लियामान के अंदर रहकर मुकाबला करना चाहिए। अब कल का जो जलसा होने जा रहा है उसमें सबसे पहले तो आज जो राशिद सुमरो साहब हैं JUIF के, उन्होंने ऐलान किया थोड़ी देर पहले कि इसमें हम ख़वातीन को शिरकत करने नहीं देंगे। तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की निस्फ आबादी से भी ज़ायद ख़वातीन को इस जलसे में, जो कि पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर कर रही हैं और जो कि क्लेम करती हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन ख़वातीन को क्यों शिरकत से इसमें रोका जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। क्या नून लीग मौलाना साहब की तजवीज़ इस वक्त मानने के लिए तैयार है इस्तीफ़ों के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और चार्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है, क्योंकि एक बार फिर से पीडीएम की जो जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि हम चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाएंगे। पिछले साल नवंबर में भी इसका जिक्र हुआ था पीडीएम की एक मीटिंग के बाद, जिसमें कहा गया कि ये तमाम जमातें जो हैं इस पर मुत्तफ़िक हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी भी इनमें शामिल थी। तो एक तरफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, एक तरफ इस्तीफ़ों की बात हो रही है, एक तरफ कहा जाता है कि तहरीक चलाएं, सड़कों पर आएं। तो आखिर करना क्या चाह रही है इस वक्त पीडीएम, इस पे बात करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला कि कराची में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत पर तनकीद की जा रही है, बल्कि खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो यहाँ से कराची गए हुए हैं और उन्होंने आड़े हाथों लिया है सिंध की हुकूमत को। दूसरी तरफ बिलावल साहब का अपने प्रोग्राम के आगाज़ में शॉर्ट सुना कि उन्होंने भी कहा कि इस हुकूमत की वजह से जो है वो तारीख़ी महंगाई हो गई है। और अगले इंतखाबात के लिए भी बिलावल साहब अपने कारकुनों को कहते रहते हैं कि उनको वक्त से पहले नज़र आते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि अगले इंतखाबात शफ़ाफ होंगे, ऐसे होंगे कि तमाम जमातों को उन पर एतमाद होगा, उनके नताइज के बाद कोई धांधली का शोर नहीं मचाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा? जो हुकूमत कहती है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करवाएंगे, ईवीएम की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अपोजिशन ने तो रिजेक्ट किया ही है। आज हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला धचका लगा है और उन्होंने आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत की तरफ से उनको मशीनों का जायज़ा दिया गया। ये तमाम डेमो जो है वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के मेयार पर पूरा नहीं उतरती। उनके खदशात कुछ सामने आए हैं, कुछ रिजर्वेशंस उनकी तरफ से सामने आई हैं और ख़ुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने अब उनसे मजीद टाइम मांग लिया है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। और उसमें जो एक बड़ा अहम कंसर्न था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कि जो इस वक्त की मौजूदा सूरत है ईवीएम की, उसमें वोट की राजदारी बरकरार कैसे रहेगी, ये उनका सवाल है। तो इस पे देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो है वो क्या जवाब दे पाएगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फूड सिक्योरिटी, PTI के सीनियर रहनुमा। और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। आप तीनों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी और पहला सवाल मेरा यही है कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आप कहते हैं कि जी कल हमारा बहुत बड़ा जलसा पीडीएम का होने जा रहा है, आज भी मीटिंग हुई है। राशिद सुमरो साहब की जो अनाउंसमेंट है, इसमें क्या तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेने के बाद ये फैसला किया गया है? आप लोग कह रहे हैं कि लाखों अवाम जो है वो हमारी शिरकत करेगी कल के जलसे में, लेकिन उन लाखों में हम खवातीन को आने नहीं देंगे। तो ये किस किस्म का डिसीजन है? PMLN आपकी तो सरबरा खुद नायब सदर जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं, क्यों रोका जा रहा है खवातीन को? जी बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। मैं नहीं समझता कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीडीएम की यकजा आवाज़ या उनकी तर्जुमानी है। मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम सिटिंग एट लाहौर, मैं आज नहीं पहुंच सका वहाँ मीटिंग में, इसलिए आपके साथ हूँ। ओके। तो मेरा
ख्याल के जो जमातें पीडीएम में शरीक हैं, जिनमें ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है बल्कि उसमें दीगर जमातें भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक के बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी से, इलाकाई और कौमी जमातें हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये हो सकता है कि उनकी कुछ और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने कहा हो, या जो आजकल अदरवाइज सूरत हाल है। लेकिन पीडीएम का ये पॉइंट ऑफ व्यू ना होना चाहिए, ना है मेरे ख्याल में, और हम तो बल्कि यकीन रखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो राशिद सुमरो साहब की अनाउंसमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जमात का मौकफ है, JUIF अपनी खवातीन को आने से रोक रही है, कहीं पर भी पीडीएम के फोरम से इसको ऐलान ना समझा जाए। PMLN की खवातीन शिरकत करेंगी? बिल्कुल करना चाहिए उन्हें। मैं देखिए, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग, मुझ तक जो इतला मिली है मीटिंग में कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई और लगाई जा भी नहीं सकती, क्योंकि ये ना हमारा मंशूर है, ना ये हमारा पास्ट है, और ना हम समझते हैं कि इस किस्म की जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हवालों से करके आप पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं या पाकिस्तान में जमहूरियत का फरोग हो सकता है। खवातीन की हम तो बल्कि ओपन जो हल्के हैं उन पे बहुत सारी हमारी खवातीन इलेक्ट होके आई हैं रिजर्व सीट्स के अलावा, और मुस्लिम लीग नून की अगर आप क़यादत देखें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से लेके हमारा बिल्कुल जो लोअर टियर है उसमें भी आपको खवातीन प्रेजेंस नजर आती है, और हमारी पार्टी का ये हुस्न है कि वहाँ पे हमारा जो जेंडर बैलेंस है वो बहुत सारी जमातों से बेहतर है। सही, ये नहीं अच्छी बात है, और इसीलिए हैरत भी हुई क्योंकि नायब सदर खुद आपकी खातून हैं, तो ये ऐलान जो है ये आज शाम जलसे से एक रोज़ पहले किया जाता है, तो इस पे बहुत लोगों को हैरत हो रही थी। चलें, आपने कहा कि JUIF का अपना डिसीजन है, बट मैं इस पे शर्मिला फारूकी साहब आपका मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहूँगी। जैसे हम कहते हैं कि जी निस्फ़ से ज़्यादा आबादी जो है वो ख़वातीन की है, फिर अनफॉर्चुनेटली जिन वाक़यात का जिक्र अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कर रहे थे कि जो आजकल हम देख रहे हैं जो हरासमेंट है ख़वातीन के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो सुमरो साहब ने इसका इलाज निकाला कि ख़वातीन को मना ही कर दिया गया कि आप एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है आप लोग तमाम, आपके अलावा बाकी जमातें बैठी हुई हैं पीडीएम के फोरम पर, ये कैसा सोल्यूशन हुआ कि ख़वातीन जो है वो शिरकत ही ना करें? जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक बात की गई है और मैं इसको बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कंडेम करूँगी। अगर ये पूरी पीडीएम का फैसला नहीं भी है तो उसमें एक बहुत अहम जमात जो JUIF है, अगर उसका भी फैसला है तो पूरी पीडीएम को इसको कंडेम करना चाहिए था और इस बात को वापस दिलवाना चाहिए था। बात ये है कि अगर ख़वातीन के साथ हरासा हो रहा है पब्लिक स्पेसेस के अंदर, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ख़वातीन को घरों तक महसूर कर दें। मतलब यहाँ पर जो विक्टिम है, आप विक्टिम को एक घर में बंद कर रहे हैं, और जो प्रेडेटर्स हैं, जो ये घिनौने जुराइम करते हैं या इस किस्म की हरकतों में मुलविस हैं, उनको तो आप खुली छूट दे रहे हैं, उनको तो और हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। सादे ये तो वही बात है कि अगर आप रोड पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे सारी उम्र के लिए? गाड़ी को घर में रख देंगे और फिर आप भी घर में बैठ जाएंगे? ये तो बड़ी मेरा ख्याल है कि इट डजंट इवन मेक सेंस। अनफॉर्चुनेटली हमने इस किस्म का माइंडसेट, ये जहनियत हमने देखी है, और हमने पढ़े लिखे लोगों में भी देखी है, और हमने समझदार उन लोगों में भी देखी है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं। अब आप देखिए कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बात आना एक ऐसी जमात से जो देखिए ना मजहब की बात करती है, मजहब को भी सियासत के अंदर लाती है, तो मजहब में तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप ख़वातीन को बंद कर दें। और एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर, और जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक की बात आती है, वहाँ पर तो ख़वातीन को वही हुकूक हैं जो बाकी किसी और को हैं। मैं कभी इस बात को नहीं कहती कि जी मेरे वही हक हैं या ख़वातीन को वही हक है जो मर्दों के हैं। देयर इज नो कंपैरिजन। और जितनी इज्जत और जितने हुकूक सही आप कह रहे हैं कि अगर एक जमात की तरफ से भी आया तो बाकी जमातों को कंडेम करना चाहिए JUIF की तरफ से होने वाला ये ऐलान। और साथ ही साथ आई थिंक अगर खुद मरियम साहिबा या दीगर जो ख़वातीन लीडर्स हैं इन जमातों में जो कि पीडीएम के फोरम पर इकट्ठी हैं, उनकी तरफ से इस वक्त कोई ट्वीट आ जाता, कोई बयान आ जाता कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या वो अपने ख़वातीन वर्कर्स को इंकरेज करने के लिए कुछ कह देते हैं कि शिरकत करें, और ये JUIF का डिसीजन तो हो सकता है, दीगर जमातों का नहीं। मैंने जो कुछ तस्वीर देखी और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मरियम साहिबा ऑनलाइन इस मीटिंग में शिरकत कर रही थी।
आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट मरियम साहिबा की तरफ जी जी वीडियो लिंक के जरिए शामिल कंडेमनेशन आती और उस बात पे एहतजाज होता कि ये गलत बात है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब आपसे जानना चाहूँगी, ये जो इनके जलसा जो है वो कल होने जा रहा है कराची का, आज उनकी मीटिंग हुई, उसमें ऑब्वियसली 2-4 चीज़ें जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं उन पे भी बात हुई है। अब कल का जलसा इनका है, आप लोग कहते हैं कि आपको कोई ख़तरा नहीं है, ये जो मर्ज़ी करते रहें, जितनी मर्ज़ी तहारीक चलाने, पीपल्स पार्टी ANP ऑलरेडी इस फोरम का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल ये आज अपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है कि फिर आपको घबराहट क्या है कि आपके लोग यहाँ इस्लामाबाद से जो वुज़रा हैं वो पहुँच गए कराची, वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वहाँ जाके सिंध की हुकूमत को और PMLN को टेक ऑन कर रहे हैं। तो जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं, ये फौरी तौर पे वफाकी वुज़रा की तरफ से रिएक्शन आता है, तो इसको आप लोगों की वीकनेस के तौर पे अपोजिशन जो है वो उजागर करने में कामयाब हो जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का या हुकूमत का कम्युनिकेशन जो है ये इसका हक होता है और उसने करनी होती है। अगर फवाद चौधरी वहां पे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए हैं। और दूसरी बात रह गई कि इस जलसे में जो क्या मीटिंग में जो डिसाइड हुआ या बाद में सोमरू साहब ने कहा, इसका मतलब ये है कि लोकल जो गवर्नमेंट है वहां पे सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। इसका मतलब है कि इन पार्टियों को पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे एतमाद नहीं है कि वो उनकी खवातीन की हिफाजत कर सकती है, या उनको अपने वर्कर्स पे एतमाद नहीं है, अपने कारकुन पे एतमाद नहीं है कि वो खवातीन की इज्जत कर सकते हैं, या जो सिक्योरिटी का मोस्ट प्रोबेबली ये जो इंतजाम है वो JUI फजलुर रहमान के पास होगा। उनको अपने जो ब्राउन कपड़े पहन के आते हैं जो उनके लोग सिक्योरिटी के हजारों की तादाद में बकौल उनके, वो हजारों लोग जो हैं वो खवातीन की इज्जत के लिए वो खतरा है या वो औरत की इज्जत को बचा नहीं सकते। इस बात में कोई भी सच्ची मान ली जाए कि अगर पीपल्स पार्टी उनकी दिफा नहीं कर सकती, या वो आप कह लें जो वर्दी वाले दो चीजें आप कह रहे हैं कि या तो उनको पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर यकीन नहीं है कि वो ऐसी सिक्योरिटी फराहम करें कि जिसमें खवातीन महफूज रहें, या फिर अपने वर्कर्स से उनको खतरा है। तो जो भी सूरत हाल है वो बड़ी ही नेगेटिव है। मैं समझता हूं कि ये, और दूसरी बात जो है कि मैं समझता हूं ये जो इतना ज्यादा तजाद होना पार्टियों के नजरियात में कि एक पार्टी कहे कि मैंने पाकिस्तान बनाया था, दूसरी पार्टी कहे मैं पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शामिल नहीं था, तीसरी पार्टी कहे कि मैं पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, चौथा कहे कि मुझे दफन अफगानिस्तान में करना, पांचवा कहे कि हम पश्तून इकट्ठे हैं, पाकिस्तान को हम नहीं मानते। इस तरह की पार्टियां, इस तरह के चूचों के मरबे को इकट्ठा लेके चलना मुनासिब नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप यहां पे एक पार्टी जो उसकी नायब सदर जो है, या आप कह लें कि डिफेक्टो जो प्रेसिडेंट हैं वो खातून हैं, वो मीटिंग में शामिल हैं, और उसी के अलाइज जो हैं वो कह रहे हैं कि हम खवातीन को आने नहीं देंगे। जहां इतना ज्यादा इत्तेजाद है, उन लोगों ने करना क्या है, उन लोगों ने अचीवमेंट क्या करनी है, उन लोगों का कौन सा एजेंडा साझा हो सकता है, कौन सा एजेंडा जो है कॉमन हो सकता है। और अगर कुछ कॉमन हो सकता है तो वो फिर नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। वो कहीं आप कह लें कंसेंसस बिल्ड करना नहीं हो सकता, वो अवामी मुफाद में नहीं हो सकता, वो किसी एक असूली मौकफ पे नहीं हो सकता। वो तो फिर यही हो सकता है, कोई डिस्ट्रक्शन तो हो सकती है, वो पॉजिटिव एजेंडा नहीं हो सकता। दूसरी बात इसमें जो है कि बिलावल साहब का आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट सुनाई, बिलावल साहब को समझ लेना चाहिए कि बिलावल साहब जो है वो हुकूमत है, वो अपोजिशन नहीं है। वो उनको हमेशा एज ए स्टेट्समैन रोल प्ले करना चाहिए कि वो बताएं कि मेरी हुकूमत ने ये किया। मसलन बिलावल साहब को आज का महंगाई का जिक्र मेरी बहन इंशाल्लाह भी क्या नाम है इनका, जो शर्मिला फारूकी भी हैं, बाकी बिलावल साहब भी हैं, इन्हें हमें बताना चाहिए कि कराची में आटा इतना सस्ता है और लाहौर में महंगा है, या आप कह लें कि पेशावर में आटा महंगा है और लाहौर कराची में सस्ता है, या घी सस्ता है कराची में, या आप कह लें कि सिंध में जो लेबर रेट है वो ज्यादा है, या एम्प्लॉयमेंट रेशियो बेहतर है, या वहां ज़राअत बेहतर है, या वहां सूबाई सब्जेक्ट। ठीक है, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ है वो सूबाई सब्जेक्ट बन जाती है, तो वो वहाँ अगर उनके सूबे में आप कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हैं तो वो बता दें, क्योंकि एक सूबे की हुकूमत उनके पास है। ये महंगाई वाले इशू पे मैं आ जाती हूँ, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन जो आपने पहले जिक्र किया तारड़ साहब, अब जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं, आपकी लीडरशिप के हवाले से थोड़ा कन्फ्यूजन तो है ही, लेकिन इस वक्त आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं मुफाहमत आप लोगों ने करनी है, पीडीएम के फोरम पे आप लोगों ने चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो लेकर आना है, आप लोगों ने सड़कों पर आना है, या फिर आज मौलाना साहब ने दोबारा से जो तजवीज़ दे दिया इस्तीफों की, तो करना क्या चाह रही है पीडीएम?
देखिए, जमहूरियत में जो मुशावरत है वो उसकी बुनियाद है, और जो इजहार राय है वो भी मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न है। और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है वो एक अच्छे प्रोग्राम को तश्कील देने के लिए, एक अच्छी मनसूबाबंदी के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन और फिर उस पर डिबेट है, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। पीडीएम में ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं, लेकिन उनका जो एक मुश्तरका बयानिया या उनकी एक मुश्तरका सोच है वो पाकिस्तान की बेहतरी है, और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में ऐसी बेहतरी है कि यहाँ पे हकीकी जमहूरियत के फ़रोग के लिए काम किया जाए, और जो मियाँ साहब ने कहा वोट को इज्जत दो, उसका नारा जो है बुलंद किया जाए, ना कि आप जो सिलेक्टेड या इंजीनियर्ड के जरिए से गवर्नमेंट बनाए। इसी हवाले से पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेमोक्रेटिक फोरम पे आई, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया। अब इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, तहरीक चलानी है या अभी स्लो रखना है, और अभी किन किन अमूर के ऊपर बात करनी है, इसी सिलसिले में ये मीटिंग्स होती हैं। आज की मीटिंग भी उसी सिलसिले में थी, और उसका जो एक जनरल एलामिया जारी हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि अब आइंदा नाहे अमल क्या होगा। कल के जलसे में भी कुछ अहम ऐलानात मतवक्को हैं, और एक चीज जरूर है कि लेकिन इसमें देखें, मसला ये है कि कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों ने पहले जब पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल थे तो तब भी बात यही आई कि इस्तीफे नहीं देने, उन्होंने कहा कि पार्लियामान के अंदर रहकर मुकाबला करें। आप लोगों ने वहाँ इस्तीफ़ों की बात की, फिर पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई, तो फिर पीपल्स पार्टी का सवाल क्या था कि चलें आपको हमारे से तो मसला था, तो बाद में आप लोगों ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए। अब बहुत अरसा गुजर गया, अब एक जलसा कल आ रहा है, एक मीटिंग आज होती है, फिर से इस्तीफ़ों की तजवीज़ आ जाती है, तो अब वक्त ही कितना रह गया, आप लोग इस्तीफे दे रहे हैं नहीं दे रहे? देखिए, ये मैं फिर यही बात करूंगा कि वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं, और उन 8 सियासी जमातों की अपनी अपनी ओपिनियन है, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है तो फाइनल कुछ नहीं है अभी भी। ये सारा कुछ पार्टीज वापस आती हैं अपनी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, और वहाँ दायर है इस बात को, इस तजवीज़ को सामने रख के जो मरूजी हालात हैं उनके मुताबिक डिसीजन किया जाता है। लेकिन एक चीज़ तयशुदा है, ठीक है, पार्टीज वापस आएंगी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, फिर राय जानी जाएगी और फिर क्या डिसीजन होगा ये देखेंगे। माजी में भी यही कहा गया था और बाद में पता चला कि हमारी जमातें नहीं मान रही हैं इस्तीफों के लिए, इसलिए इस्तीफे उस वक्त नहीं दिए गए थे। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शर्मिला साहिबा, आप लोग यानी आपसे मुराद अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो एक चीज़ पर तो कन्विंस्ड हैं, और वही चीज़ रोज़ हम सुनते भी हैं आप लोगों से कि ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, ये नाअहल लोग हैं, ये नाकाम हो गए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर वाकई ये चीज़ें हैं तो आवाम फिर ये भी तो देख रही है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी नाकाम हो गई हैं अपने इस क्लेम में कि हम इस हुकूमत से जल्द ही निजात दिलाएंगे, आवाम को जान छुड़ाएंगे। दे कांट इवन यूनाइट ऑन वन फोरम। अभी कोई कहता है इस्तीफे दे दें, कोई कहता है सड़कों पर आ जाएं, फिर आप कहते हैं कि जी पार्लियामान के अंदर जो है जद्दोजहद हम करेंगे, फिर अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं। तो आवाम को फिर ये चीज़ें भी तो नज़र आ रही हैं। सादिया बिल्कुल सही कह रही हैं, और आवाम को ये भी नज़र आ रहा है कि कौन इस मिशन के ऊपर गामजन है, किसने ये तहरीक चलाई हुकूमत को हटाने की, और किसने इस तहरीक को नुकसान पहुंचाया। पीडीएम के अंदर आज भी जो जिक्र हुआ और जो मशवरा दिया गया कि जी इस्तीफे दे दें, हमारा तो सवाल ये है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी से नाराज़गी हुई थी और पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया गया था जो कि गैर आइनी और गैर अखलाकी था, उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी ने आपको ये कहा कि जी अभी इस्तीफे देने का वक्त मौजू नहीं है, तो फिर क्या हुआ ऐसा कि पीएमएलएन अभी तक अवानों में बैठी है और इस्तीफे नहीं दे रही है? क्या मसलहत है? क्या ये सिर्फ जोर और ज़बरदस्ती और ये बंदूक की गोली पीपल्स पार्टी के गनपट्टी पे रखनी थी और पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंचाना था और हुकूमत को तक़वियत देनी थी? देखिए, जब तक हम साथ थे आपने देखा कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो है मासिवा एक के
बल्कि इवन अपनी घर की सीट केपीके के अंदर पीटीआई ने लूज करी जिस तरीके से। और एक आपने देखा है एक टेम्पो बना था जब पीपल्स पार्टी साथ थी, और एक जब भी जलसा होता था पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो हिल जाती थी। और उन जलसों के बाद हुकूमत बावर हुई, जो पहले कहती थी सारे चोर डाकू हम तो उनसे बात नहीं करेंगे, वो खुद कहते थे आए मुज़ाकरात के टेबल पे बैठें और ये बात करें, ये करें, पार्लियामान में बात करें, पार्लियामान। लेकिन आप देखें जब से पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई है, उस पीडीएम का कोई वजूद, कोई वक़्त ही नहीं रही है। आज ही का आप मामला देख लेना जिस तरीके से बात हो रही कि जब तक पीपल्स पार्टी नुकसान पहुंचाने वाली जो है वो पीएमएलएन है, ये बात कभी हुई थी कि खवातीन जो है वो जलसे में नहीं आ सकती, वो शिरकत नहीं कर सकती, इस किस्म की कोई बात ऐसी हुई थी कभी जिंदगी में? और मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का ताल्लुक है, जो तारीखी तौर पर इस हुकूमत ने लोगों को, पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ले आया है। देखिए अवाम परेशान है। पिछले 3 सालों में 80 बार बिजली की नरखों में इजाफा, 80 बार, 80 टाइम्स। सादिया, ये इंसान सोच के ही ठीक है हुआ है, बिल्कुल महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बट आप ये मुझे बताएं बिलावल साहब, जो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत वसूख से उनको लगता है कि अर्ली इलेक्शन होंगे, तो किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? देखिए कोई गैरतमंद शख्स होता या कोई देखे ना, 5 बार आप वज़ीर ख़जाना तब्दील कर चुके हैं, 6 बार आप FBR का चेयरमैन तब्दील कर चुके हैं। मसला इन लोगों में नहीं है जिनको तब्दील किया जा रहा है, मसला आ रहा है उस शख्स के अंदर, उस शख्स के विजन में जो वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठा हुआ है। काबीना में रद्द बदल होता रहता है, एक वजारत। चलें, मैं जरा इसका ठीक है मैं जवाब ले लूं जरा चीमा साहब आपसे। ये महंगाई तो एक ऐसा मामला है कि जो जिस पे खुद वज़ीर आज़म साहब जिसका इतराफ करते हैं, इस शख्स को फारिग करें। टीम की तब्दीली से, वजीरों की तब्दीली से, जैसे शर्मिला साहबा कह रही हैं कि कैसे चीज़ें तब्दील होंगी। अब आज भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े ज़बरदस्त हो गए, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रहा। देखें, 2 बातें मैं करूंगा। एक तो ये कि मैं समझता हूँ गैरत का मामला तो हम ना ही छेड़ें, वो शर्मिला साहब अपना क्या नाम है नाराज हो जाएंगी, मुनासिब नहीं है ये इसको तो रहने दें। अच्छा, दूसरी जो बात इसमें है कि मैं चूंकि सिंध में गवर्नमेंट है पूरी और उसमें शहर भी काफी सारे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर में बहुत महंगाई है और इस्लामाबाद में, पेशावर में बड़ी महंगाई है, मैं सिंध शिफ्ट होना चाहता हूँ। मुझे किसी शहर का एड्रेस दे दे, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊँ ताकि वहां आटा मुझे सस्ता मिल जाए, वहां घी सस्ता मिल जाए, वहां मुझे आप कह लें कि दाल सस्ती मिल जाए, वहां मुझे कोई यू कैन से चीनी सस्ती मिल जाए, जरदारी साहब की अपनी मिल हैं चूंकि सारी, तो वो आप पहले मुझे सस्ती मिल जाए, मुझे कोई ऐसी जगह बता दें, चलो मैं भी खुश हो जाऊं। अगर इनके पास नहीं है तो ये सारे सब्जेक्ट इनके अपने हैं, फिर मुझे मैं समझता हूं कि ये अंडरस्टैंड करें कि ये गवर्नमेंट है और इनकी कोई जिम्मेदारी है, और जहां जहां जिस जिस जिम्मेदारी से ये फेल हो रहे हैं वहां पे जिसे कहते हैं मुंह छुपा लें, उसको उसका जिक्र ना करें, लब सी लें, उसकी बात इतनी डिटाई से या इतनी ओपनली बात ना करें। तीसरी जो बात इसमें है कि यू कैन से जिन्होंने बात की है इसकी, आपने सवाल किया कि अवाम को ट्रिकल डाउन का इसमें थोड़ा सा 2 मिनट सब्र करना, मैं इसको बता दूं जी कि ट्रिकल डाउन का आप देखें, इस वक्त हम कहते हैं कि आपकी 4 इंडस्ट्रीज जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, पहली बात तो एग्रीकल्चर हो गई, दूसरी आप कह लें हाउसिंग है, फिर आपकी टेक्सटाइल है, फिर आपकी ऑटो अगर देखें, फिर आपकी ये यू कैन से IT इंडस्ट्री है। ये बड़ी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, ये बड़ी इंडस्ट्रीज, फिर आप शुगर की देख लें, आटे की देख लें, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज 17, 18, 19, 20% के हिसाब से तरक्की कर रही हैं। 11 साल बाद इस मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ी और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर बढ़ गई। अब मंथली जो ग्रोथ हो रही है 17-18% ग्रोथ हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया है कि हाउसिंग में देखिए 2 जगह हैं, जो जिसे गरीब कहते हैं वो 2 जगह हैं। सबसे ज्यादा किसान गरीब है, किसान को 1100 अरब रुपए ज्यादा मिला और उसका तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरी जो देखें कि आपका जो अनस्किल्ड वर्कर है वो आपका आप कह लें कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें है। अब आप सिंपल सी बात है कि कोई बंदा कैलकुलेट कर ले कि 2 साल पहले या 3 साल पहले मजदूर की दिहाड़ी कितनी थी और आज कितनी है। कम से कम 50% से ज्यादा उसकी दिहाड़ी बढ़ गई है। मिस्त्री जो था स्किल्ड है थोड़ा सा, जो टाइल लगाता है, जो ईंट लगाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये वही वाली बात होगी जो आपके अक्सर लोगों से मैंने सुनी है, वो कहते हैं कि जनाब अगर महंगाई बढ़ी है, चीजों की कीमतें बढ़ी हैं तो बाइंग पावर बढ़ गई है।
आप ये वाकई समझते हैं? जी मैं यही कह रहा हूँ, जी मैं यही कह रहा हूँ। अगर आम आदमी की बात करें तो उसको तो मतलब है कि घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं। मेरी बहन मैं बता रहा हूं, मैं समझता क्यों मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मजदूर की तनख्वाह जो है वो 700 रुपए से 1100 रुपए हो गई दिहाड़ी उसकी, और आपके मिस्त्री की जो थी वो 1300 से उठ के 2000 या 1900 या 1800 रुपए उसकी दिहाड़ी हो गई। 50% कम से कम बढ़ी। फिर आपकी जो गवर्नमेंट का मुलाजम था उसकी 30% सैलरी बढ़ गई इस साल। सो फिर इसके साथ फिर भी महंगाई है, जिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी उनके लिए फिर भी महंगाई मौजूद है, लेकिन उस महंगाई के लिए 936 अरब पहली बार इस गवर्नमेंट ने रखे ताकि उनको चीजें सस्ती दें, और हम सस्ती दे रहे हैं। और लास्ट बात है कि इस महंगाई के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के 193 मुल्कों में सबसे सस्ता मुल्क है। इस इलाके के इस हिस्से की अगर बात करें तो इस हिस्से में बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, भूटान की करें, मुझे जरा इसका मैं इस पे भी जरा बात करूंगी क्योंकि शर्मिला साहिबा साहब ने सवाल भी किया है। आज सिंध हुकूमत के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिनका हम पहले जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी बड़े सवालात उठाए और पता नहीं कितने अरबों का बता सिंध हुकूमत को उन्होंने दिए। जरा पहले वो शॉर्ट सुना ले, मैं शर्मिला साहिबा से इसका जवाब लेना चाहती हूँ। मुराद अली शाह साहब से भी कहें कि आप अपनी 13 साल की कारकर्दगी तो हमारे सामने रखें। चले कोई झूठा सच्चा कोई अपनी मिनिस्ट्रीज में बताए तो सही कि 13 साल पहले जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी तो सिंध की क्या हालत थी और वो कैसे बेहतर हुई। PMLN को चाहिए कि अपनी अपोजिशन की 3 साल की कारकर्दगी सामने रखे। पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी है या उन्होंने सियासत करनी है। लंदन के $1 मिलियन की, सिर्फ जो लंदन में जो इवेंट था वलीमे का वो $1 मिलियन से ऊपर का था। हमें कोई एतराज नहीं है, शादियां करें जरूर करें, हमारे पैसों से तो ना करें ना। आप पैसे हमारे ले गए हैं, सारे पूरा खानदान वहां बैठा हुआ है। चलिए, लेकिन इसमें जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हुई है, शर्मिला साहब पहले जरा क्विकली उसका जवाब दे दें, फिर मैं आजम साहब की तरफ जाऊंगी। और ये आज उनके बड़े लोग कह रहे हैं कि 1900 अरब हमने दिया है 3 सालों में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को, उसका जवाब तो दे दें। हमारी 3 साल की कारकर्दगी पे बहुत बात करते हैं। और चीमा साहब को जरा एड्रेस भी बता दें, वो कह रहे हैं किसी शहर का जहां पे चीजें सस्ती मिल रही हैं। काश मेरे पास कोई एड्रेस होता। ये तो सवाल मुझे इनसे करना चाहिए। हुकूमत में ये बैठे हुए हैं कि ये कोई शहर मुझे बता दें जहां पर बेचारे पाकिस्तानी जाके सस्ता आटा, चीनी और दूध और अद्वियात ले लें। हुकूमत तो इनकी है, तो ये इनको बताना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, मेरी बहन, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी हुकूमत है। ये भाई सिंध में आपकी हुकूमत 1900 अरब रुपए आपने लिए, ना बोला करें। 1900 अरब रुपए आपने लिया, हुकूमत आपकी। अपनी उम्र का लिहाज करें, बीच में ना बोले, तहम्मुल से सुने जब एक खातून बात कर रही होती है। मसला ये है कि ये अभी तक यही समझ रहे हैं कि ये कंटेनर पे बैठे हैं और ये ऑपोजिशन में, इनके पास हुकूमत नहीं है, और ये इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे बेचारे इनके साथ बड़ी ज्यादती जुल्म हो रहा है, हुकूमत हम चला रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, फवाद चौधरी साहब तो पहले ये फैसला कर लें कि उन्हें अब अगली दफ़ा किस जमात के अंदर जाना है, क्योंकि ये हर साल जो है अपनी जमात बदलते हैं हर इलेक्शन से पहले। अच्छा, अब आ जाते हैं 1900 अरब रुपए की बात। पहली बात तो ये कि ये फिगर ना जाने ये कहाँ से लेकर आते हैं। आई हैव नो आइडिया कि ये ख्याली पुलाव बनाते हैं या इनको कोई लिख के दे देता है, फिर उसके ऊपर ये कोई रिसर्च नहीं करते हैं। मतलब समझदार पढ़े लिखे शख्स हैं, लेकिन कुछ पढ़ लिख के बात किया करें। और चलें, जितने भी अरब दिए गए वो इनकी जेब से नहीं गए हैं, वो सिंध का हक था। NFC अवार्ड में जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलता है, ये अपने घर से बनी गाला से लाके हमें नहीं दे रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इनसे जब भी आप इनकी कारकर्दगी की बात करेंगे ना, जैसे अभी हम 3 साल की, इन्होंने बड़ी एक वो ईसा खैली साहब ने आके एक नगमा गा दिया, फला हो गया, बस डोल धमाके इनसे करवा लो, बाकी इनके पास बताने के लिए अपने परफॉर्मेंस के वाले से कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जवाब नहीं होता इनके पास। ये क्या करते हैं फिर, यही सवाल, यही बदजुबानी और यही गालियां कि जी तुमने क्या किया, तो फला। तो ये बताओ ना, आपने आप महंगाई कितनी नीचे लेकर आए, आप गुर्बत कितनी नीचे लेकर आए, आप बेरोजगारी आपने कितनी कम करी। आपने वादा किया करोड़ नौकरियों की, आपने 10 करोड़ को आपने जनाब तकरीबन कोई 2.5 से 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने कहा कि जी हम घर बना के देंगे, आपने लोगों को बेघर कर दिया। आपने लोगों के हाथों से निवाला छीन लिया, जो एक वक्त की रोटी खाता था आज वो भी नहीं खा सक रहा है। बात ये है कि मैंने एक सवाल असेंबली के अंदर उठाया था, उसका जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया। कोरोना वायरस के हवाले से 1.5 अरब रुपए, 1.5 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ, कोई वर्ल्ड बैंक से मिला था, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला था, कोई यूरोपियन यूनियन से मिला था।
वो इनकी अपनी रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल की कि वो पैसे कहाँ हैं, वो आज तक नहीं जवाब दे रहे हैं। ये तो मैं एक चोरी का आपको बात बता रही हूँ। चीनी चोर अलग हैं, आटा चोर अलग हैं, पेट्रोल चोर अलग हैं। ओके, चलिए मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आकर आज़म नज़ीर तारिर की तरफ भी आऊंगी। ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ये जिन मसाइल का जिक्र इस वक्त शर्मिला साहिबा ने भी किया या चीमा साहब जो है वो सिंध हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, सो आखिर फौरी रिलीफ, क्या कोई हल है फौरी रिलीफ आवाम को देने के लिए? किसी भी इस वक्त सियासी जमात के पास, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की भी बात की जा रही है, लेकिन क्या भी वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल निकाल सकता है? इस पर भी ज़रा बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तारिर साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से महंगाई का जिक्र आप लोग करते हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मरियम साहिबा भी हर जलसे में बात करती हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी बयानात जो हैं और ट्विटर पे भी अदरवाइज मीडिया पे भी भरे पड़े हैं, ये जो आप चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या ये है हल अवाम के इन मसाइल का? देखिए मैं तो तकरीरों पे, नारों पे बात नहीं करता, मैं तो अदादो शुमार पे बात करूंगा। अभी बात हो रही थी, चीमा साहब ने बड़े बुलंदो दावे किए, बड़े भाई हैं, लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप जो पिछले 5 साल दौर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसमें आपने देखा कि हजारों मेगावाट जो है बिजली, उसकी प्रोडक्शन के जो कारखाने थे जो उसको बनाया गया, सैकड़ों किलोमीटर्स के मोटरवेज बने, मैस ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हुए लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान में। इसी तरह आपका जो जीडीपी है वो 6.5 पे चला गया, जो आपका ग्रोथ है। और साथ में आज अगर उसी तनासुब से जाता तो आज हम 10% पे होते, और ये बहुत अच्छी स्पीड है। आपका रुपया मुस्तहकम रहा, सारी दुनिया ने देखा कि डॉलर जो है वो 97.8 से लेके 1045 तक ट्रेड हुआ, जो आज 166 पे जा पहुंचा है। तो तकरीरें करने से तो नहीं, पाकिस्तान 193 मुल्कों में सबसे सस्ता, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह करे ये दुरुस्त हो और कल की अखबारों की ये हेडलाइन होगी। अब चीजें काम करने से ठीक होती हैं, गवर्नेंस से ठीक होती है। ठीक कहा शर्मिला बीबी ने कि कंटेनर वाली जो पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट उससे नहीं चलती, उससे आप बिगाड़ तो कर सकते हैं, आप संवार नहीं सकते। उसके लिए आपको यकसू होके, एक वजीर खजाना 5 साल रहा इसहाक डार, उस पर 50 बातें हुई लेकिन उसने डिलीवर किया। आज लोग इसलिए याद करते हैं कि रुपया इतना बेतुकीर नहीं हुआ। अब ये कहेंगे जी इसलिए बेतुकीर हुआ कि जी इनकी पॉलिसीज की वजह से। पॉलिसीज अगर खराब होती तो 6.5% पे आपका ग्रोथ रेट ना जाता। पॉलिसीज खराब होती तो ये सारी चीजें मैंने जो गिनवाई हैं ये मटेरियली हुई हैं इस मुल्क में। अगर कर्ज लिया है तो पाकिस्तान चीजें नजर आई हैं। ये तो कर्ज लेके पता नहीं कहां, ये कर्ज लेके क्या कर रहे हैं? कर्ज लेके रोटियां पका के खिला रहे हैं, कर्ज लेके ये लोगों की जेबों में कैश डाल रहे हैं कि इनकी वहां पे गरीब आदमी में इनकी जो रेपुटेशन है वो ठीक हो। इस तरह मुल्क चलते हैं, कारोबार ठप पड़े, महंगाई ने खा ली है। अब उसके लिए ऑपोजिशन अच्छा चलें, आप कह रहे हैं इस तरह नहीं चलते। परसों तो तकरीर में वज़ीर आज़म ने बहुत चीजें गिनवाई, रेमिटेंसेस में इजाफा, उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, अभी चीमा साहब भी कह रहे थे टेक्सटाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, वो भी मैं बता देता हूँ। वो कोविड की वजह से कुछ चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और मुझे खुशी है पाकिस्तान में अगर ये चीजें, कोविड की वजह से बहुत सारी दुनिया ने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी अपनी लेबर को बचाने के लिए, कि वो मैस जो एक काम है उसको नहीं होने देना चाहते थे। हमने हिम्मत की, जुर्रत की, हमारी फैक्ट्रीज खुली रही और हमने ऑर्डर्स लोगों के पूरे किए। वो जाहिर है उसमें इजाफा होना था। इसीलिए बाहर चलिए, आप कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हुआ, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। मैं जरा चीमा साहब इसका जरा क्विकली जवाब दे दें, और मुझे ये भी साथ ही मेरा सवाल ऐड कर लें क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। ये ईवीएम के बारे में अब आप क्या करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने भी आज एतराजात रेज कर दिए हैं?
देखिए, मैं मतलब मेरा पहला प्रोग्राम है तारड़ साहब के साथ, वह ये बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोगों से ज्यादा रीजनेबल है। मैं जस्ट एक दो फिगर इनकी ठीक कर दूं। सर, आपकी जो ग्रोथ हुई वो 3% से लेके जो मैक्सिमम हुई 5.6% हुई थी, 6.5 नहीं हुई थी। लिहाजा 1% ग्रोथ आगे पीछे करना ना करें। दूसरी बात यह है कि सर एक मिनट सर, दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो यू कैन से कि एक बंदा वो रखा जाता है कि वो नालायक हो या लायक हो, अगर वो रिश्तेदार हो। अगर रिश्तेदार ना हो तो लोगों को मेरिट पे रखा जाता है, अगर कोई परफॉर्म ना करे तो उसे चेंज कर दिया जाता है। लिहाजा हमारी रिश्तेदारी नहीं है, लिहाजा हमारी ये मजबूरी नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस नहीं है। और तीसरी जो बात है कि जो डॉलर जो है उसकी जो रेड लगी, डॉलर बेकदरा हुआ, वो शाहिद खान अब्बासी साहब के दौर में हो गया था। और शाहिद खान अब्बासी साहब अगर आप याद रखें, आज भी उनकी शक्ल देखें तो मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम थे, वो किसी और के वजीर आजम नहीं थे। जब हमारे पास गवर्नमेंट आई उस वक्त आपका डॉलर 102 रुपए से उठ के 128 पे आ चुका था और अगले एक महीने में उसी फ्लो में वो 160 रुपए का हो गया था। उसका वही इंपैक्ट था। और तीसरी बात ये कि आपके रिजर्व जो थे इतने थे कि आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके थे। आपके पास 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की थी उनको अगर पैसे वापस मांग लेते आपके पास नहीं थे। इसे कहते हैं टेक्निकली डिफॉल्ट करना। हमें टेक्निकली डिफॉल्टेड मुल्क मिला। और फिर जो बिजली आपने पैदा की, आपने बिल्कुल बिजली पैदा की और बिजली पैदा की लेकिन उसकी ट्रांसमिशन नहीं की। आपके पास बिजली 30,000 मेगावाट थी और आज की आपके पास ट्रांसमिशन कभी भी 20,800 से ज्यादा नहीं हुई। अगर 20,800 से ज्यादा नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है कि आपने बिजली पैदा करने में कमीशन बना ली, लेकिन आपने नहीं बनाया उसका। क्विकली, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, फिर मुझे शर्मिला साहिबा का मौक़िफ़ इस पे जानना है। जी, ईवीएम में मैं समझता हूं कि देखें, ये इलेक्शन जो होता है वो फ्री होता है, फेयर एंड फ्री होता है और यही होना चाहिए। इसके बारे में जो इनके कंसर्न हो हम एड्रेस करेंगे। लेकिन अब वो धांधली या जाली जो आप कह रहे हैं कि लिस्टें थी इलेक्शन क्या वोटर लिस्टें, उन पे काम नहीं चलेगा। आप अपने कंसर्न बताएं। हम कंसर्न कमीशन उनके कंसर्न्स आ गए, ठीक है, गॉट योर पॉइंट शर्मिला साहिबा। फिर तो कोई एतराज नहीं होगा ना, कंसर्न्स उन्होंने बता दिए हैं। चीमा साहब कहते हैं कि वो एतराजात हम दूर करने को तैयार हैं, दूर हो जाएंगे फिर शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। सादिया, दुनिया में सिर्फ 8 ऐसे जमहूरी ममालिक हैं जिनके अंदर ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से एक भारत भी है। और 2014 के अंदर भारत में ईवीएम जो है वो हैक हो गया था, ठीक है। सो ये डेटा भी हैक हो जाता है, इसके भी बड़े मसले मसाइल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एतराज़ात उठाए हैं। देखिए, अगर एक प्रोसेस जिसकी बुनियाद पे आप इलेक्शंस को शफाफ और मुनसिफाना बनाने जा रहे हैं, अगर वो ही कंट्रोवर्शियल हो जाए, उसी पे अभाम हो, तो आपका इलेक्शन प्रोसेस अगेन फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हम भी चाहते हैं शाफ और शफाफ इलेक्शंस हो। वन लाइनर तारिर साहब आपसे, आपको लगता है कि ये एतराज़ात दूर हो गए जो आज कंसर्न्स आए हैं ईसीपी के, तो फिर ये मामला ठीक हो जाएगा, फिर इस्तेमाल हो पाएंगी ये मशीनें? देखिए, बात ये है, मशीन होती है सादिया। मैंने आपको कहा ना कि इसका डेटा हैक हो सकता है। तारिर साहब, ठीक है, आज़म तारिर साहब, बिल्कुल शर्मिला आपका पॉइंट आ गया। लास्ट कमेंट जरा तारिर साहब। उनकी बात आप शर्मिला भी बात कर लें तो मैं करता हूँ। बात ये है कि पार्लियामान में जो कमेटी बनी हुई है, आप कर लें तारिर साहब, टाइम खत्म हो रहा है जी। स्टैंडिंग कमेटी में ये सारी चीजें देखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा था कि आप जरूर करें, ओवरसीज का भी करें, ये भी करें, लेकिन उन्होंने कहा जिमनी में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हुकूमत की अगर नीयत होती तो ये जिमनी इंतखाबात में अब तक ये कर चुकी होती। दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये ऐसा फैसला है जो कि कंसेंसस से होना चाहिए, अददी अक्सरियत पे नहीं होना चाहिए। दुनिया जहान में इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो कंसेंसस के साथ होती हैं। हम बड़ी नेक नीति के साथ बैठे हुए हैं, सेनेट में सारी जमातों की नुमाइंदगी है उस पार्लियामानी कमेटी में। हुकूमत को आप कहते हैं इस मामले को कंसेंसस के साथ चाहिए, कंसेंसस से ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब और शर्मिला फारूकी साहबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।